तो बीटा को कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि हमें दो डेटा सैंपल्स की ज़रूरत है, एक स्टॉक मूवमेंट का डेटा और दूसरा किसी मार्केट इंडेक्स का डेटा। तो यहाँ पर मार्केट इंडेक्स के तौर पर हम निफ्टी को चूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप एनएससी की वेबसाइट पे जा करके आप डेटा की आर्काइव्स देख सकते हैं, वहाँ पर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको निफ्टी का डेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप मेन्यू बार में आएंगे और मेन्यू बार में आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पर इंडेक्स पर आ जाएंगे। इंडेक्स पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडाइसेस पर आप हिस्टोरिकल डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्काइव्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर निफ्टी का डेटा है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट्स डिफाइन कर देंगे कि आपको किन डेट्स के बीच में आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जो डेटा लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ 1 साल का डेटा लेना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं कुछ इस तरह की डेट डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ 2015। मैं 1 ईयर बैक जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जून लगा लिया। 1 जून से लेकर के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 31 मई 2016। तो मैंने क्या किया, 1 साल की डेटा रेंज ले ली। तो 1 साल की डेटा पर ठीक ठाक बीटा की जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट की जा सकती है। और यहाँ पर हमने गेट डेटा कर दिया। ओके, यहाँ पर बता रहा है कि डेटा रेंज 1 साल से ज़्यादा की चूज़ नहीं कर सकते हैं आप, तो शायद 365 दिन से ज़्यादा हो गए। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 30 मई कर देते हैं और उसके बाद गेट डेटा करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 साल का डेटा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सामने प्रेजेंट हो रहा है। और इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देखेंगे ये डेटा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने निफ्टी का जो डेटा है वो डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद वापस आते हैं, हम स्टॉक का डेटा डाउनलोड करते हैं, ठीक है जी। तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर, और फिर हम प्रोडक्ट्स पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है इक्विटीज़ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। और हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करके इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरेबल पोजीशन डेटा है। हम ये नहीं लेते हैं, हम सिर्फ प्राइस का डेटा लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने, सिंबल डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का डेटा फॉर एग्जांपल डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर सीरीज़ है, तो सीरीज़ कौन सी लेनी है, आपको इक्विटी की सीरीज़ लेनी है, तो आपने EQ डाल दिया। और यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, आप टाइम पीरियड आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि पिछली बार हमने सिलेक्ट किया था, हम क्या करेंगे, हम 1 जून से लेकर के हम क्या करेंगे 30 मई तक का हम डेटा डाउनलोड करते हैं। तो ये 30 मई हमने कर दिया। तो इस तरह से 1 साल की रेंज ले ली और उसके बाद गेट डेटा पे प्रेजेंट कर दिया, प्रेस कर दिया हमने, और फिर यहाँ पर डेटा हमारे सामने आ गया है। और हम क्या करेंगे, इसे नीचे जा करके इसे डाउनलोड कर देंगे अगेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पर डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट है, इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखिएगा ये HDFC बैंक का भी हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह से आप NSE की वेबसाइट पर जा करके आप हिस्टोरिकल डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क करके रखा हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहले है यहाँ पर ये इंडेक्स का डेटा जो है वो डाउनलोड किया था, आपके सामने एक्सेल शीट पे दिखाई पड़ रहा है कि 1 जून 2015 से लेकर के 30 मई 2016 तक का डेटा है। तो जब आप डेटा शीट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे कॉलम्स दिखाई पड़ेंगे। आपको ओपन रेट भी दिखाई पड़ेगा, हाई कितना बनाया था, लो कितना बनाया था, किस प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, कितने शेयर्स ट्रेड हुए, क्या टर्नओवर हुआ। लेकिन आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस लेना है, जिसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या डेटा को थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सिर्फ डेट्स ली हैं और निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी क्या किया है, मैंने सेलेक्ट किया है। सेम काम आपको क्या करना है, HDFC बैंक का जो डेटा डाउनलोड किया है उसमें भी करना है। ये आप देख रहे हैं HDFC बैंक का जो डेटा डाउनलोड किया था उसकी शीट इस तरह से ओपन अप होगी। किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर HDFC बैंक में किस तरह से मूवमेंट हुआ, प्रीवियस डे का क्लोज क्या था,
ओपन प्राइस क्या हुआ, हाई प्राइस क्या हुआ, लो कितना बनाया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था और इसका क्लोजिंग प्राइस कौन सा था। ठीक है जी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या था, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी क्या थी, टर्नओवर कितना हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना हुआ, ये सारा डेटा आपको जिस शीट के अंदर अवेलेबल होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का डेटा ही लेना है। आपको दो डेटा सेट्स चाहिए, एक आपको चाहिए निफ्टी का डेटा सेट और दूसरा आपको डेटा सैंपल चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। तो इस तरह से हम डेटा को क्या कर देंगे, थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, HDFC का डेटा थोड़ा सा हमने फिल्टर कर लिया है और यहाँ पर हमने सिर्फ डेट्स ली हैं और HDFC का क्लोजिंग प्राइस लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। आगे एक शीट मैंने और क्रिएट करी है जहाँ पर मैंने डेटा सैंपल्स को एक ही जगह कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर डेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जून 2015 से स्टार्ट करके आगे स्क्रॉल करेंगे तो फर्दर कहाँ तक जाएगी, 30 मई 2016 तक का डेटा है। तो एक तरफ है हमारे पास निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस और है हमारे पास HDFC का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है उसको भी आप समझिए। हमें क्या करना है, निफ्टी के डेली रिटर्न्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, यानी कि डे टू डे बेसिस के ऊपर कितना मूवमेंट हो रहा है उसको हम रिटर्न्स की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। यानी कि आज एक क्लोजिंग प्राइस हुई है और एक कल क्लोजिंग प्राइस हुई थी, उसके बेसिस के ऊपर मार्केट में जो मूवमेंट हुआ वो कितने % का मूवमेंट हुआ। तो हम निफ्टी का मूवमेंट चेक करेंगे, उसके बाद HDFC बैंक का मूवमेंट चेक करेंगे और उसके बाद उन दोनों मूवमेंट को रिलेट करने की कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो हमने क्या किया, निफ्टी के डेली रिटर्न्स हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किए, निफ्टी के डेली रिटर्न्स यानी कि आज की जो क्लोजिंग है वो पिछले कल के दिन की क्लोजिंग के कंपैरिजन में कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाएं। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या क्या देखिए किस तरह से फार्मूला लगाया है, यानी कि आज की क्लोजिंग से कल की क्लोजिंग को हमने क्या कर दिया, माइनस किया है अपॉन प्रीवियस डे की क्लोजिंग। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग के कंपैरिजन में कितनी % की गिरावट या बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। तो यहाँ पर ये निफ्टी के डेली रिटर्न्स निकल आए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम HDFC की भी डेली रिटर्न्स क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। यानी कि आज की जो क्लोजिंग हुई है और कल की क्लोजिंग हुई है उनके बीच का प्राइस डिफरेंस कितना है और उस प्राइस डिफरेंस के बेसिस के ऊपर हम ये देखेंगे कि कल की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर वो जो डिफरेंस है, वो जो मूवमेंट है वो कितने % का है। ठीक है जी, इस तरह से हम क्या कर देंगे, HDFC का डेली रिटर्न्स निकाल देंगे। वो भी कैसे निकाला है, यानी कि आज की क्लोजिंग से कल की क्लोजिंग का हमने क्या निकाल लिया है, डिफरेंस निकाल लिया है और उसको हमने डिवाइड कर दिया है कल की क्लोजिंग से और फिर उसको क्योंकि % फॉर्म में निकालना है तो 100 से हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से इतनी चीज़ तो आप समझ ही पाएंगे। इस तरह से हमने HDFC के डेली रिटर्न्स हमने निकाल लिए। तो इस तरह से हमारे पास दो डेटा सैंपल्स अब आ चुके हैं। फाइनली हमारे पास एक निफ्टी का डेली रिटर्न्स, यानी कि आप देखेंगे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में डेली बेसिस के ऊपर कितने % का मूवमेंट हुआ है और HDFC बैंक में डेली बेसिस के ऊपर कितने % का मूवमेंट हुआ है, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया है। अब आ जाते हैं हम बीटा के कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखेंगे हमने इसे 1 ईयर, लास्ट 3 मंथ्स और लास्ट 1 मंथ, मैंने तीनों तरह के डेटा सैंपल्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पर बीटा को कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोशिश करी है। और आप देखेंगे कि बीटा की जो फिगर निकल करके आ रही है वो डिफरेंट हो रही है। इसलिए जो आप यहाँ पर बीटा की कैलकुलेशन यहाँ पर जो HDFC बैंक की निकाल रहे हैं और कल आप किसी वेबसाइट के ऊपर आप बीटा की फिगर देखेंगे तो वहां पर आपको चेंज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसने जो डेटा सैंपल की जो रेंज ली है वो डिफरेंट हो सकती है। हमने यहाँ पर जो डेटा सैंपल की रेंज ली है वो डिफरेंट हो सकती है। वो डेटा सैंपल की रेंज बाय डेट भी डिफरेंट हो सकती है। मैंने क्या डेटा सैंपल की रेंज ली है 1 जून 2015 से 30 मई 2016 तक की डेटा रेंज ली है। तो यहाँ पर जो आपको डेटा की जो बीटा की फिगर HDFC बैंक की कैलकुलेट होकर के आएगी, वो जो आपको वेबसाइट पर जो आपको बीटा की फिगर देखने का मौका मिलेगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर, उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ठीक है ना, तो वहां पर कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोवेरियंस निकालेंगे। सबसे पहले कोवेरियंस ऑफ निफ्टी और HDFC बैंक और उसके बाद फिर वेरिएंस निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी सेल पे आप क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे, इज इक्वल टू का आप सिंबल लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, कोवेरिएंस। जैसे ही लिखेंगे कोवेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो ब्रैकेट बन करके आ रहा है उस ब्रैकेट में आप दोनों डेटा सैंपल्स यहाँ पर आप डाल देंगे। यानी कि एक डेटा सैंपल क्या ले लेंगे, आप डेटा सैंपल आप निफ्टी का ले लेंगे और दूसरा डेटा सैंपल आप ले लेंगे आप HDFC बैंक का।
आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये सिलेक्शन ऑलरेडी वहाँ पर कोवेरियंस का फार्मूला जो है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से आप सिलेक्ट करना चालू करेंगे, पूरे एंड तक जाएंगे, जा करके आप निफ्टी का जो डेटा है वो सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, कॉमा दबाया, और फिर उसके बाद आपने जो दूसरा डेटा सैंपल था उसको आपने कलेक्ट किया, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद इंटर दबा दिया। तो इस तरह से आप जब दोनों डेटा सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये कोवेरियंस की फिगर निकल करके आ जाएगी। इसी तरह से आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस सिर्फ मार्केट इंडेक्स का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर वेरिएंस हम सिर्फ निफ्टी का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे, आप इस तरह से इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर वेर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपको वेरिएंस जो हो वहां पर आपको यहाँ पर मल्टीपल वेरिएंस के ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। आप वेर पी चूज करिएगा, ठीक है जी, वेर पी यानी वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके आएगा, आप जाएंगे वापस और यहाँ पर निफ्टी की जो रिटर्न है उसको आप कैलकुलेट करेंगे, आखिर तक जाएंगे, बिल्कुल एकदम सिलेक्ट करते हुए, सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए। और आखिर तक जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरह से ये जो फिगर है वो निकल करके आ जाएगी, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो आपने कोवेरियंस कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया। और बीटा ऑफ एचडीएफसी कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप कोवेरियंस निकाल लेंगे, कोवेरियंस जो कि ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, कोवेरियंस ऑफ निफ्टी एंड एचडीएफसी बैंक को आप वेरिएंस ऑफ निफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 0.79 जो है, या ऐसे अगर हम एक फिगर में लेकर के आएंगे, यानी कि दशमलव के 1 अंक तक लेकर के आएंगे, डेसिमल के 1 पॉइंट तक लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर 0.8 भी हम क्या कर सकते हैं, इसे एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने जो डेटा सैंपल लिया है वो पूरे 1 ईयर का भी ले सकते हैं, या उसमें से आप 3 मंथ का भी डेटा के बेसिस पर आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, या 1 मंथ के बेसिस पर भी आप बीटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास एचडीएफसी बैंक की बीटा की फिगर निकल करके आ रही, तो इस फिगर के बेसिस के ऊपर हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि निफ्टी में जितना मूवमेंट होगा, जितने परसेंट का मूवमेंट होगा, ध्यान से सुनिए, निफ्टी में जितने परसेंट का मूवमेंट होगा उसको अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आउटकम आएगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, हम ये मान सकते हैं कि तकरीबन उतने परसेंट एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट होगा। यानी कि अगर इसको हम कुछ इस तरह से कहें, जैसे हमने यहाँ पर बीटा क्या किया 0.079, इसको हम मान लेते हैं 0.8। तो अगर हम कहें कि अगर निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट है फॉर एग्जांपल 2% की हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर जो मूवमेंट होगी वो 2 × 0.8 तकरीबन 1.6% की हो सकती है। ये किसी डे टू डे बेसिस पर हो सकता है कि ये ऑब्जर्वेशन फिट ना बैठे। जैसे मैंने कहा कि हमने बीटा की जो फिगर कैलकुलेट करी है वो किसी इंडिविजुअल डे के बेसिस पर नहीं कैलकुलेट करी है, वो एक लार्ज डेटा सैंपल को ऑब्जर्व करने के बाद हमने कैलकुलेट करी है। तो उसी तरह से ये जो एक इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है किसी इंडिविजुअल डे के ऊपर फिट ना बैठे। अगर आप नंबर ऑफ डेज पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करिएगा तो ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं स्टैंड करेगी। तो इसको जो देखने की जो अप्रोच है वो भी आपकी इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि वो बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल इक्वेशन ना मान करके चलिए, लेकिन आपको एक हिंडसाइट में ये बात रहनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है कि अगर एचडीएफसी बैंक का बीटा 0.8 है, तो एचडीएफसी बैंक का जो बिहेवियर है वो निफ्टी के मूवमेंट के रिस्पांस में कुछ इस तरह का हो सकता है। तो मैं चाहूंगा आप बीटा को इस तरह से आप ऑब्जर्व करिए, बीटा को इस तरह से आप देखिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप डेटा सैंपल के बेसिस के ऊपर बीटा की फिगर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड ये वेरियस फाइनेंशियल वेबसाइट्स के ऊपर ये फिगर अवेलेबल होती है, जिसको मैं चाहता हूं कि आप सर्च करिए और डिफरेंट स्टॉक्स के जो बीटा है उसको आप निकालिए, उनको ऑब्जर्व करिए। आप निफ्टी का जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करिए और उस स्टॉक का जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करिए। लार्ज नंबर ऑफ डेज को आप ऑब्जर्व करिए, यानी कि बहुत सारे आप डेज के ऊपर जो उनकी क्लोजिंग है, जो मूवमेंट है, उसको आप ऑब्जर्व करिए और उसके बेसिस पर आप देखिए कि बीटा का जो फिगर है वो किस तरह से सही फिट बैठती है, दोनों की रिलेशनशिप को किस तरह से एक्सप्लेन करती है।
ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए मार्केट को देखने का ये एक सही तरीका होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप बीटा की फिगर को आप देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो मार्केट की जो रीडिंग है वो पहले से ज़्यादा बेटर होती है और पहले से ज़्यादा प्रिसाइज होती है, ठीक है जी। तो अब जबकि हमने बीटा को समझ लिया है, बीटा को कैलकुलेट करना भी देख लिया है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर स्क्वायर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हमें बताता है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, वी मूव ऑन टू द अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज आर स्क्वायर्ड, जो अगेन हमें मार्केट से हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे स्टॉक, हमारे पोर्टफोलियो की क्या रिलेशनशिप होती है उसको समझने का एक टूल प्रोवाइड करता है। चलिए, हमने बीटा का कैलकुलेशन इस तरह से देख लिया और समझ भी लिया कि किस तरह से हम दो डेटा सैंपल्स के बेसिस के ऊपर हम बीटा को कैलकुलेट करते हैं और जिसकी मदद से हम ये देख पाते हैं कि एक जो हमारा स्टॉक है या जो हमारा कोई पोर्टफोलियो है वो मार्केट को लेकर के कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि यहाँ पर अगेन मैं इस स्लाइड को आपको वापस दिखा रहा हूँ, जिसको मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर अगर बीटा किसी स्टॉक का 1.5 है और अगर निफ्टी यहाँ पर 10% मूव कर रहा है तो स्टॉक हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर 15% मूव करेगा, क्योंकि ये इसको हम 1.5 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये 15% की फिगर जो है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये तो एक एक्सपेक्टेशन है और अगेन मैंने आपसे कहा था कि जो बीटा है, बीटा की जो फिगर है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि डे टू डे बेसिस के ऊपर वो होल्ड करे, वो सही साबित हो, क्योंकि जो बीटा को कैलकुलेट किया गया है वो एक ब्रॉड ब्रॉड पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हमने डेटा के सैंपल को कलेक्ट किया और वहाँ से हमने बीटा को कैलकुलेट किया। तो किसी हो सकता है इंडिविजुअल डे के ऊपर मार्केट और ये जो स्टॉक का मूवमेंट है वो उस रिलेशनशिप पर फिट ना बैठे, वो इस रिलेशनशिप पर सही साबित ना हो जो कि इस बीटा से दिखाई पड़ता है, जो कि उस बीटा से जो हम इंटरप्रेट करते हैं। कहने का मकसद है कि किसी इंडिविजुअल डे के ऊपर आप मार्केट मूवमेंट देखें, किसी निफ्टी का, किसी स्टॉक का, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर निफ्टी 10% दिखाई दे रहा हो, बीटा का जो वैल्यू है वो 1.5 है तो स्टॉक 15% ही मूव किया हो। मैं ये आपसे ये बात बार बार कह रहा हूँ कि आप बीटा को बिल्कुल एकदम फेस वैल्यू पर ना लिए। हाँ, लेकिन अगर आप लार्ज नंबर ऑफ डेज के ऊपर अगर आप बीटा को आप क्या करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और फिर आप मार्केट का मूवमेंट और स्टॉक का मूवमेंट आप दोनों को आप जो क्या कहते हैं कंपेयर करिएगा तो बीटा की जो वैल्यू है वो होल्ड करेगी, ठीक है जी। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ तो आप मेरे ख्याल से इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब एक बात जो है वो ये निकल करके आती है कि जो बीटा की जो वैल्यू है वो कैसे पता लगाया जाए कि वो कितनी रिलायबल है। यानी कि आपने किसी फाइनेंशियल वेबसाइट से आपने बीटा की वैल्यू आपने उठा ली तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बीटा की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से रिलायबल है? आप शायद अभी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि देखिए, बीटा की वैल्यू तभी रिलायबल होगी जब जो दो डेटा सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। मेरी बात सुनी आपने? जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस बात से एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये मैं उस एक्सेल शीट को ओपन कर रहा हूँ जहाँ से हमने क्या किया था, बीटा को कैलकुलेट किया था। जैसे यहाँ पर हमने दो डेटा सैंपल्स लिए थे। हमने एक डेटा सैंपल्स लिया था निफ्टी का और दूसरा डेटा सैंपल लिया था हमने HDFC के क्लोजिंग प्राइस का, ठीक है जी। तो ये दो डेटा सैंपल्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस तरह से रिलेटेड हैं? यानी निफ्टी एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है और आपको पता ही होगा कि आजकल जो हमारे इंडिया में जो मार्केट इंडेक्स हैं उसके अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उसका बहुत अच्छा वेटेज है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और अगर आप और अंदर जा कर के इसको आप स्टडी करिए तो आप ये भी देखिएगा, ये भी पाइएगा कि जो मार्केट इंडेक्स हैं जैसे कि निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि HDFC बैंक इन पर्टिकुलर इसका निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है निफ्टी की और HDFC बैंक की। मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। यानी कि जब उनकी जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं वो मतलब स्ट्रॉन्ग है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो उनकी रिलेशनशिप जो है वो आपस में स्ट्रॉन्ग है
और जिसकी वजह से जो निफ्टी है वो HDFC के मूवमेंट को वो रिस्पॉन्ड करता है और जो HDFC बैंक है वो निफ्टी के मूवमेंट को क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। और कहीं ना कहीं जो इन दो डेटा सैंपल्स के बेसिस के ऊपर जो हम बीटा की वैल्यू हम HDFC बैंक की जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होती है, वो रिलायबल होती है। तो जब हम HDFC बैंक की बीटा वैल्यू को देखते हैं तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, ये जो दो डेटा सैंपल्स यानी कि निफ्टी का या सेंसेक्स का और ये जो HDFC बैंक का जो डेटा सैंपल है यानी कि इनके क्लोजिंग प्राइस का जो डेटा है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। और जिसके बेसिस के ऊपर जो बीटा कैलकुलेट किया गया है, तो बीटा जो इंडिकेट करेगा वो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट वर्दी होगा, अपने आप में रिलायबल होगा। अभी आप मेरी बात मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको एक अनदर एग्जांपल, एक अनदर अजम्पशन आपके सामने आपके प्रेजेंट करना चाहूंगा। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस की जगह मैं क्या कर देता हूँ, या बल्कि निफ्टी के डेली रिटर्न्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, IT इंडेक्स डेली रिटर्न्स। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। यानी कि एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो डेटा सैंपल्स हैं उसमें से एक डेटा सैंपल जो है वो IT इंडेक्स के रिटर्न्स का है। IT इंडेक्स आपको पता ही है कि मार्केट में कई सारे इंडेक्सेस हैं, कई सारे इंडेक्स हैं मार्केट के अंदर। NSE का, निफ्टी तो अपने आप में ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। बैंक इंडेक्स है जिसको हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं, और अलग अलग सेक्टर के इंडेक्सेस जो हैं या इंडाइसेस बोलें वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये डेटा अवेलेबल है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये IT इंडेक्स के डेली रिटर्न्स का हमारे पास डेटा सैंपल मौजूद है, और दूसरी तरफ HDFC बैंक को हम HDFC बैंक ही रहने देते हैं। तो अगर आप इन दो डेटा सैंपल्स को देखिए तो आपको क्या लगता है कि कहीं एक दूसरे से इनकी कोई रिलेशनशिप है? एक तरफ कहीं बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और दूसरी तरफ ये IT इंडेक्स है। IT इंडेक्स के अंदर HDFC बैंक का कोई लेना देना नहीं है। दोनों के ऊपर जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी रिलेशनशिप फिट नहीं बैठती है। तो अगर हम IT इंडेक्स का हम डेटा सैंपल और HDFC का जो डेटा सैंपल है, इन दोनों डेटा सैंपल के बेसिस के ऊपर अगर हम बीटा कैलकुलेट करें, भाई बीटा क्या करना है, हमें तो सिंपल फार्मूला लगाना है ना एक्सेल शीट के अंदर कि हम दोनों का कोवेरियंस निकालेंगे और उसको हम इंडेक्स के कोवेरियंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें बीटा की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिल जाएगी। कहने का मकसद है कि इस तरह से जो अनरिलेटेड डेटा सैंपल हैं उनके बेसिस के ऊपर जो बीटा निकलेगा वो नॉट रिलायबल होगा। ये बीटा जो निकलेगा ये रिलायबल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो रिलायबल नहीं है क्योंकि इनके बीच में किसी तरह की कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है ना, कोई ऐसी लॉजिकल रिलेशनशिप हम नहीं यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसके बेसिस पर हम ये बोलें कि हाँ IT इंडेक्स चेंज होगा तो इस वजह से HDFC बैंक भी चेंज होगा। राइट, यहाँ पर अगर IT इंडेक्स की बात होती, दूसरी तरफ TCS की बात होती तो रिलेशनशिप समझ में आती। लेकिन यहाँ पर जो दो डेटा सैंपल्स की यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक तरफ IT इंडेक्स है, दूसरी तरफ HDFC बैंक है, तो इन दो डेटा सैंपल्स के बेसिस के ऊपर अगर हम बीटा कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह की बीटा की वैल्यूज क्या होंगी, वो रिलायबल नहीं होंगी। अब यहीं से ही जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है R स्क्वायर्ड का, वो निकल करके आता है। R स्क्वायर्ड हमें ये बताता है कि जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी रिलायबल है। R स्क्वायर्ड जो होता है वो एक ऐसा स्टेटिस्टिकल टूल है ये नापने का कि जो हमें ये मेजर करके बताता है कि किस लेवल तक जो एक डेटा सैंपल है उसमें जो चेंज होता है वो जो दूसरा डेटा सैंपल है वो उससे किस हद तक, किस लेवल तक जाकर के वो इंपैक्टेड होता है। बीटा को तो अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बीटा ही से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। आप लोगों के लिए बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप में से बहुत सारे लोग हैं कि भाई ये क्या बात हुई, बहुत इजी है, आप पैसा जो है एक सिंगल स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए तो हो गया आपका पोर्टफोलियो और हो गया आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम ना हो और आप इतनी रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं?
तो भी आप में से बहुत सारे लोग इसका बहुत ही वाइजली आंसर दे सकते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक सिंगल स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके वो मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अपने आप में एक तरह से क्या होते हैं, वो स्टॉक्स का मल्टीपल एसेट्स का पोर्टफोलियो होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो जब हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके थ्रू हम एक सिंगल स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके एक हम ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। यानी कि आपको पोर्टफोलियो को कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर जज करने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, या मैं यूं बोलूं कि आपको जज करना चाहिए। भाई अपनी आप हार्ड एंड मनी किसी दूसरे के हाथ में देने जा रहे हैं कि भाई ठीक है आप मेरे लिए इसको पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करिए, तो आपके लिए उस पोर्टफोलियो को जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा उसको जज करना, उसको देखना क्या है, ज़रूरी है। ये बात आपको मेरे ख्याल से मेरी समझ में आ रही होगी। तो आप क्या करेंगे, आप स्टॉक्स को चेक करेंगे, वो भी मेरे ख्याल से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसको जज करें। देखिए जब पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है तो सर्टेनली उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाला एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, एक फंड मैनेजर होता है। स्पेशली म्यूचुअल फंड में तो हर एक फंड का, हर एक पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है, आपको पता ही होगा। तो आपको या ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कौन व्यक्ति है जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एज ए फंड मैनेजर काम कर रहा है। ठीक है जी, यानी कि इस ओवरऑल म्यूचुअल फंड की जो कमांड है वो किस व्यक्ति के हाथ में, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है और उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवर द ईयर्स, उसने कौन कौन से पोर्टफोलियोज या यूं बोलें कि म्यूचुअल फंड उसने मैनेज किए हैं और उसमें उसने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये कौन व्यक्ति हैं, ये कौन फंड मैनेजर है, उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी रही है। भाई अगर हम यूएस की बात करें या यूरोप की बात करें तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जिनका स्टेटस हॉलीवुड के हीरोज और एक्टर्स की तरह है, आपको पता ही होगा। जिम रॉजर्स हो गए, ठीक है जी, और मार्क मोबियस हो गए, और कई सारे फंड मैनेजर्स हैं जिनका बहुत बड़ा स्टेटस है यूएस के अंदर। तो इसी तरह से इंडिया में तो अभी खैर ऐसा फंड मैनेजर का कोई कल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेल नोन है इंडस्ट्री के अंदर। तो कुल मिलाकर के मैं बात आपसे ये कह रहा था कि फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को आप अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको चेक करना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ जो एक कॉन्सेप्ट है वो अल्फा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, देखिए जब हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा जैसे कि स्क्रीन पर अब आपको दिखाई भी दे रहा है कि बीटा एज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं यहाँ पर इसको प्ले भी करता हूँ, इस कंटेंट को आप देखिए, और साथ में मैं अपनी बात को कंटिन्यू भी करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं इस क्लिप को प्ले कर रहा हूँ कि बीटा एज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। बीटा हमें क्या करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का एक इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको विजुअल्स दिखाई जा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि बीटा की जो वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की वो 1.2 है, ठीक है जी। तो अगर निफ्टी के अंदर 10% का मूवमेंट होता है तो आपके पोर्टफोलियो में 12% का जो रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड है। तो अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है उसका यहाँ पे क्या रोल है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय वर्चू ऑफ वैल्यू ऑफ बीटा यहाँ पर 12% का रिटर्न तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जो मैं पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मार्केट में 10% का रिटर्न है, जैसे कि निफ्टी 10% अपसाइड मूव कर रही है, मार्केट अच्छा चल रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं और मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, 10% का मूवमेंट आ रहा है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो अगर 1.2 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर फंड मैनेजर की एबिलिटी कहाँ गई, क्योंकि 12% तो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो में देगा ही देगा। तो इसी से ही जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फा का कॉन्सेप्ट है। अल्फा हमें ये बताता है, या यूं बोले कि अल्फा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे जो ज्यादा रिटर्न होगा वो रिटर्न ऑटोमेटिक ना होकर के वो रिटर्न जो होगा वो बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर होगा। यहाँ पर आप जो विजुअल्स दिखाई जा रहे हैं आप उसको देखिएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट में यानी कि निफ्टी में 10% का मूवमेंट आया
और आपके पोर्टफोलियो की जो बीटा की वैल्यू है वो 1.2 है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 12% रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपका फंड मैनेजर इस तरह से काम कर रहा है, इतने स्मार्टली स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहा है और स्टॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, ठीक है जी, तो अगर वो आपका जो फंड मैनेजर है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो आपको 14% कमा करके दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो 2% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न आया है वो जो है वो बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर्स एबिलिटी है। और यहां पर ये जो 2% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है उसको ही हम एज अल्फा डिफाइन करते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जो ऑटोमेटिक रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो तो बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ स्टॉक्स है, वो तो बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पोर्टफोलियो विद द मार्केट है कि भाई ठीक है, हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किए उनका जो बीटा था, फिर उससे जो हमने हमारा जो पोर्टफोलियो था उसका बीटा कैलकुलेट होकर के आया, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहे हैं 12% के, वो तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स की पोर्टफोलियो की रिलेशनशिप है मार्केट के साथ, जिसकी वजह से 12% के रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर है, हमारा जो फंड मैनेजर, वो इतना स्मार्ट है कि मार्केट में 12% का एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ बीटा, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर ने, हमारे फंड मैनेजर ने 14% कमा के दिया। तो जो 2% एक्स्ट्रा है ये बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर्स एबिलिटी है, ठीक है जी, और ये ही एज अल्फा डिफाइन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको अल्फा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक अच्छा एस्पेक्ट है इसको देखने का कि भाई मार्केट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके ऊपर जाकर के हमारा फंड मैनेजर या हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, और उसको हम एज अल्फा डिफाइन करते हैं। तो ये आप देखिए, आपको देखने का मौका मिलेगा ये, और आप इसको अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी, और होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। अभी मैं आपके सामने आर स्क्वायर्ड की डेफिनेशन लगाता हूँ, आर स्क्वायर्ड से जुड़ी हुई जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे ख्याल से आप जो है मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपके सामने आर स्क्वायर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट करता हूँ। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने ये कंटेंट की क्लिप है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, और साइड बाय साइड मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ आर स्क्वायर्ड, स्टेटिस्टिकली लैंग्वेज में अगर बोलें तो इसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया भी जा रहा है कि आर स्क्वायर्ड इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री टू विच द रिटर्न्स ऑफ ए स्टॉक और पोर्टफोलियो आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट मूवमेंट, दैट इज इंडेक्स मूवमेंट। तो आर स्क्वायर्ड हमें क्या बता रहा है? आर स्क्वायर्ड हमें बता रहा है मेजरमेंट ऑफ द डिग्री टू विच द रिटर्न्स ऑफ ए स्टॉक आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट मूवमेंट, दैट इज इंडेक्स मूवमेंट। यानी यहाँ मार्केट मूवमेंट को हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? इंडेक्स मूवमेंट से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में भी लिया था कि मार्केट को हमने निफ्टी से रिप्रेजेंट किया था, आप सेंसेक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आर स्क्वायर्ड की जो वैल्यू है वो हमें ये बताती है कि डिपेंडेंसी का लेवल क्या है, यानी कि एक जो डेटा सेट है उसका जो मूवमेंट है वो किस लेवल तक दूसरे डेटा सेट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी जो इंटर रिलेशनशिप है वो कितनी ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। आगे दूसरे पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि R2 इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और 0 to 1 इन टर्म्स ऑफ डेसिबल वैल्यू। आपको बताया जा रहा है कि R2 या आर स्क्वायर्ड जो है ये 0 से 100 के इंडेक्स पर क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या डेसिमल वैल्यू में बोले या न्यूमेरिकल वैल्यू में बोले तो 0 to 1 इसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आगे जो तीसरा पॉइंट है, ये दो पॉइंट हम लोगों ने देख लें, और ये जो थर्ड पॉइंट है कि इफ R2 इज 0 it means that in no way stock portfolio returns are dependent upon the market movement। यानी R2 की वैल्यू अगर 0 है तो बीटा की वैल्यू जो है वो इररेलेवेंट है। यानी अगर R2 की वैल्यू 0 है यानी कि स्टॉक और पोर्टफोलियो मार्केट पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हमने क्या दिखाया था कि अगर हम IT इंडेक्स और HDFC की रिलेशनशिप देखें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ HDFC का जो मूवमेंट है वो किसी भी तरह से IT इंडेक्स के मूवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस बात के चांसेस हैं कि यहाँ पर जो आर स्क्वायर्ड की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी या हो सकता है 0 भी हो, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अगर R2 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक या पोर्टफोलियो का जो मूवमेंट है वो मार्केट मूवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है,
और आगे फोर्थ पॉइंट फर्दर है, ये एक्सप्लेन करा कि अगर R2 100 है तो इसका मतलब जो स्टॉक या पोर्टफोलियो का जो मूवमेंट है वो पूरा पूरा मार्केट पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं अगर हम बीटा के बेसिस के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हम R2 की वैल्यू देखेंगे। अगर R2 की वैल्यू 0 से 100 के इंडेक्स पर अगर हम उसको देखेंगे तो जितनी ज्यादा होगी R2 की वैल्यू उतनी ही जो बीटा की वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा रिलायबल होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर R2 की वैल्यू जितनी कम होगी बीटा की वैल्यू उतनी ही कम रिलायबल होगी। तो आगे आपको बताया जा रहा है कि R2 measures the degree of reliability of direct influence of one data set on the other data set। तो कुल मिलाकर के R2 जो है या R स्क्वायर्ड बोले, हमें रिलायबिलिटी का एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि 0 to 100 के इंडेक्स के बेसिस पर जब हम R2 की वैल्यूज देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ बीटा की वैल्यू कितनी ज्यादा रिलायबल है। तो यहाँ पर मैं आपको R स्क्वायर्ड का कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता हूं। आपको एज ए ट्रेडर भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एज एन इन्वेस्टर भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको R स्क्वायर्ड की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रेडीमेड वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होती है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। आप अगर BSE की वेबसाइट ओपन करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहाँ पर जो सेंसेक्स के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको R स्क्वायर्ड की भी वैल्यू देखने का मौका मिलेगा और आपको बीटा की भी वैल्यूज देखने का मौका मिलेगा। तो बस आप R स्क्वायर्ड की वैल्यू देखेंगे और बीटा की वैल्यू कितनी रिलायबल है वो आप इस बात से जज करेंगे कि उनकी R स्क्वायर्ड की वैल्यू ज्यादा है या R स्क्वायर्ड की वैल्यू कम है। अभी मैं आपके सामने BSE की वेबसाइट ओपन करूंगा और मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा। तो ओवरऑल इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम बीटा के माध्यम से और R स्क्वायर्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो लेवल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क है उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और BSE की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको R स्क्वायर्ड को बीटा की वैल्यूज के साथ किस तरह से मिला करके देखते हैं उसको बताने की कोशिश करता हूं। तो इस तरह से मैंने आपके सामने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जो है वो ओपन करी। आप इसका नेविगेशन देख लिए। आप bseindia.com ओपन करेंगे, उसके बाद आप इंडाइसेस पर आएंगे और उसके बाद आप बीटा वैल्यूज जो हैं वो ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर ये देखने का मौका मिलेगा एक टेबल है जहाँ पर सेंसेक्स की सिक्योरिटीज दी हुई हैं और आप देखेंगे यहाँ पर बीटा वैल्यूज भी दी हुई हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि R2 दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर और फर्दर रिटर्न्स वगैरह की भी फिगर्स यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है जी, तो आपको बस 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम देखना है और आपको यहाँ पर बीटा वैल्यूज देखनी है और यहाँ पर R2 की वैल्यूज देखनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप बीटा को देख करके कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, यानी कि आप बीटा को देख करके कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, यानी कि बीटा आपकी स्ट्रेटजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है जी, आप इस बात का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि अगर मार्केट मूव करेगा तो स्टॉक कितना मूव करेगा, तो उसके लिए आपको R2 की फिगर्स देखनी पड़ेंगी। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा जो कॉलम आ रहा है इसके अंदर R2 की फिगर्स दी हुई हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.01 आ रही है और यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.45 आ रही है। ठीक है जी, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिएगा आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पर देख रहे हैं आप R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.44 आ रही है। यानी कि जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है, रिलेशनशिप स्ट्रांग है। यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर चेंज होता है वो बहुत हद तक किस वजह से चेंज होता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये डिपेंडेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और आप देखेंगे कि लार्सन एंड टुब्रो देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो R2 की वैल्यू है वो 0.49 है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर R2 की वैल्यूज कैसी हैं। तो जिन स्टॉक्स की R2 की वैल्यूज ज्यादा होंगी उनकी बीटा की वैल्यूज जो होंगी वो ज्यादा रिलायबल होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे HDFC का, यहाँ HDFC बैंक नहीं है, जैसे अभी हम लोग HDFC बैंक का बीटा कैलकुलेट करके आए थे, यहाँ पे HDFC है बस ये। तो HDFC का बीटा आप देख रहे हैं 1.35 है, यानी कि ये रिलायबल है क्योंकि यहाँ पर जो R2 है वो क्या है, 0.45 है।
तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर HDFC बैंक का जो बीटा है वो 0.93 और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने 0.8 कैलकुलेट किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेटा सेट देखेंगे तो यहाँ पर डेटा सेट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने 15 से 16 का डेटा सेट लिया था, 2015 से 2016 का। यहाँ पर जो डेटा सेट है वो क्या है, जुलाई 2014 से जून 2015 का डेटा सेट है। तो डेटा सेट चेंज है, जिसकी वजह से बीटा की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बीटा क्या है, बीटा मीजर कर रहा है, क्या मीजर कर रहा है, वो सिस्टमैटिक रिस्क का लेवल मीजर कर रहा है। अगर बीटा ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या है उसके अंदर ज्यादा है, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या है, ज्यादा है। अगर बीटा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो मार्केट को लेकर के, मार्केट के मूवमेंट को लेकर के आपका स्टॉक कम रिस्पॉन्सिव है, यानी कि उसके अंदर सिस्टमैटिक रिस्क का लेवल क्या है, कम है। तो बीटा से आपको क्या पता चल रहा है, बीटा से सिस्टमैटिक रिस्क का लेवल पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट को देख करके कितना तेज या कितना कम रिस्पॉन्ड करेगा। तो बीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं सिस्टमैटिक रिस्क का लेवल मेजर करने के लिए, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बीटा की वैल्यूज रिलायबल हैं या नहीं। बीटा के बेसिस के ऊपर हम कोई दिमाग में कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि बीटा की जो वैल्यू है वो किस हद तक रिलायबल है। बीटा की वैल्यू तभी रिलायबल होगी जब R2 की वैल्यू जो होगी वो 0 टू इंडेक्स के लेवल पर ज्यादा होगी, जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको बीटा का कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद में R2 का कॉन्सेप्ट बताया, और इसके बाद कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ बीटा के बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो इस तरह से बीटा के बारे में तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, समझ लिए। और बार बार जब मैं बीटा को आपके साथ डिस्कस कर रहा तो मैं बोल रहा था कि बीटा जो है वो आप स्टॉक का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पोर्टफोलियो का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वेबसाइट पर यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो बीटा वैल्यूज दी हुई हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स की दी हुई हैं, ठीक है जी। तो आप हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है, स्टॉक का बीटा कैसे कैलकुलेट करना है वो तो सर ने मुझे एक्सेल शीट पर बता दिया था, लेकिन एक पोर्टफोलियो का बीटा जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसको भी देखना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है मैंने आपके लिए। फॉर एग्जांपल आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, आपने 4 स्टॉक सेलेक्ट किए। HDFC एक बैंकिंग का स्टॉक आपने ले लिया, बैंकिंग का ये बेसिकली हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, बैंकिंग स्टॉक नहीं है ये। HDFC आपने एक HDFC को सिलेक्ट कर लिया, और दूसरा आपने एक फार्मा सेक्टर की कंपनी उठा ली, सिप्ला में आपने पैसा लगाना का सोचा। भेल आपने एक इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी उठा ली, और आपने एक बैंक उठा लिया SBI, ठीक है जी। और अब आप क्या करना चाहते हैं, इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप ये भी देखना चाहेंगे कि इस ओवरऑल पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। तो उस पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको इन इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा आपको पता होना चाहिए। तो इन इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा बहुत इजीली आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर BSE की वेबसाइट से ही निकाल सकते हैं, यहाँ पर इन स्टॉक्स का बीटा जो है आपको मिल जाएगा, और दूसरी वेबसाइट्स पर भी आपको इनका बीटा मिल जाएगा। तो आपने बीटा ऑफ स्टॉक्स क्या किया, आपने निकाल करके यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो हर स्टॉक के अंदर कितना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पोर्टफोलियो है, लेट्स से आपका पोर्टफोलियो जो है वो 10 लाख का है, ठीक है जी। आपका पोर्टफोलियो जो है वो 10 लाख का है। तो ये 10 लाख का पोर्टफोलियो अगर हम मान लें तो HDFC में आपने कितने दे दिए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है जी। सिप्ला में आपने क्या किए, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और आपने क्या किया, आपने भेल में आपने कितने डाले, आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। 5 2 7 1 8, और बाकी SBI में वापस आपने कितने डाल दिए, आपने 2 लाख रुपए डाल दिए। तो इस तरह से आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो जो है क्रिएट हो गया। ये कोई भी फिगर्स आप जो भी आपके लिए आपके केस में एक्चुअल फिगर्स हो आप वही लिखेगा, मैंने यहाँ पर एजम्पशन ले ली है। तो यहाँ पर अब क्या चेक करेंगे हम, वेट्स क्या है, यानी कि ये जो स्टॉक है इनमें जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर क्या वेट है। वेट निकालना आपको पता ही होगा। आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल जो स्टॉक है
उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से, तो हमें क्या पता चल गया, हमें वेट पता चल गया। तो हमारे पोर्टफोलियो में जो HDFC का वेट है वो तकरीबन 0.5 है। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका वेट निकाल सकते हैं। इसका वेट कितना होगा, इसका जो इन्वेस्टमेंट है अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसका वेट 0.2 है। इसी तरह से इसका वेट भी हम निकालते हैं, क्या है, बेल में हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इसका वेट आ गया 0.1। और इसका वेट कितना है SBI का, इसका इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि 0.2 वेट हो गया। तो वेटेड बीटा निकाल लेंगे। वेटेड बीटा के लिए हम क्या करेंगे, वेटेड बीटा के लिए जो वेट आया उस इंडिविजुअल स्टॉक का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैलकुलेट कर लिया, तो वेटेड बीटा आ गया 0.675। आगे देखते हैं, हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। सिप्ला का बीटा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके सिप्ला के बीटा को हम सिप्ला के वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे सेम प्रोसेस को क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं, वेट मल्टीप्लाइड बाई बीटा, फिर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं वेट मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ठीक है जी। तो ये इंडिविजुअल बीटाज जो हैं वो वेटेड बीटा में कन्वर्ट हो गए और यहाँ पर हम इसका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो सम हमने कर दिया, तो यहाँ पर इस तरह से ये जो बीटा निकल करके आया, जिसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ, ये जो आपका बीटा निकल करके आया, ये आपका बीटा जो है ये पोर्टफोलियो बीटा है। ये क्या है आपका, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप इनके अगर R2 आपने चेक करके बीटा ओरिएंटेड स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, अगर ये जो स्टॉक्स हैं अगर इनकी R2 की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो यहाँ पर बीटा की वैल्यूज़ भी क्या होंगी, रिलायबल होंगी, और पोर्टफोलियो का बीटा भी जो होगा वो रिलायबल होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट जितना होगा उसके बेसिस के ऊपर मार्केट के कंपैरिजन में ये जो पोर्टफोलियो है ये तकरीबन 1.2 टाइम्स जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा या 1.2 टाइम्स रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करी है। तो कुल मिलाकर के हमने बीटा समझा, आर स्क्वायर्ड समझा, हमने देखा कि बीटा के बेसिस के ऊपर हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक या हमारा पोर्टफोलियो जो है वो मार्केट को लेकर के कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, यानी कि मार्केट रिस्क उसके अंदर कितना है, यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कितना बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बीटा ज़्यादा है तो मार्केट को लेकर के वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, यानी उसके अंदर मार्केट रिस्क जो है वो ज़्यादा है। अगर बीटा जो है वो उसकी वैल्यूज़ कम है तो इसका मतलब वो मार्केट को लेकर के कम रिस्पॉन्सिव है, यानी कि उसके अंदर मार्केट रिस्क जो होगा वो रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हमने बीटा को काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। तो इस तरह से हमने बीटा को बहुत ही डिटेल्ड में समझा और मेरे ख्याल से आपको बीटा से जुड़े हुए जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस तरह से बीटा के बेसिस पर आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और बीटा को आप प्ले कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से हाई बीटा और लो बीटा स्टॉक्स भी क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आप में से शायद हो सकता है कि हम लोगों को पता हो। अगर आप NSE की वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर आप अगर आएंगे प्रोडक्ट्स पर, और प्रोडक्ट्स में मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर दूं ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ। प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया आपने, आप इंडाइसेस पर आएंगे, आप इंडाइसेस पर आएंगे और यहाँ पर अबाउट इंडाइसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडाइसेस आपको देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है और भी जो दूसरे इंडाइसेस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर NSE ने कुछ स्ट्रेटजी बेस्ड इंडाइसेस को इंट्रोड्यूस किया है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत सारे इंडाइसेस जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हाई बीटा 50 इंडेक्स करके भी एक यहाँ पर इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर इस इंडेक्स में ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है जिनकी बीटा की वैल्यूज़ क्या है, हाई हैं। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि निफ्टी हाई बीटा इंडेक्स एम्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE दैट हैव हाई बीटा।
तो अगर आप हाई बीटा स्टॉक्स को प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। आप इनके स्टॉक्स को क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, या ओवरऑल इस इंडेक्स के अंदर भी आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हाई बीटा स्टॉक्स कौन से हैं। एक्सेल शीट दी हुई है निफ्टी हाई बीटा इंडेक्स स्टॉक, उसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आपके सामने इसको ओपन भी करता हूँ। तो ये आपके सामने ये स्टॉक्स जो है निकल करके आ गए हैं। ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं। यहाँ पर मुझे एक कमी दिखाई पड़ रही है इसके अंदर। मेरे ख्याल से एनएससी को यहाँ पर इनकी बीटा की वैल्यूज़ भी दी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन शायद इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बीटा की वैल्यूज़ तो डायनेमिक होती हैं और ये एक्सेल का डेटा है तो उतना डायनेमिकली अपडेट नहीं हो पाएगा। ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये वो स्टॉक्स दिए गए हैं जिनके जो बीटाज हैं वो मार्केट के कंपैरिजन में क्या है, वो हाई हैं, यानी कि ये मार्केट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे। तो अगर आप हाई बीटा स्टॉक्स प्ले करना चाहते हैं, आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर प्ले करना चाहते हैं जिनके बीटा ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ से इस इंडेक्स के अंदर उन स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप इन स्टॉक्स के अंदर इंडिविजुअली भी प्ले कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इस ओवरऑल इंडेक्स को प्ले कर सकते हैं। इस इंडेक्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि आप कहाँ से अच्छे हाई बीटा स्टॉक्स आप निकाल सकते हैं। इनके अंदर जो मूवमेंट होगा वो मार्केट मूवमेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अपनी जो बात थी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैं वापस आ जाता हूँ स्लाइड के ऊपर। स्लाइड ये आ गई है कि हम हेजिंग को समझ चुके थे और हेजिंग को और अच्छी तरह से इन प्लेस करने के लिए हम रिस्क को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर रिस्क को हमने समझा कि प्राइस रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक रिस्क को भी हमने डिफ्रेंशिएट करके समझा। और उसके बाद में हमने फिर सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने के लिए जो दो कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा और कॉन्सेप्ट ऑफ आर स्क्वायर्ड, उसको भी समझा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम बीटा का एक एप्लीकेशन करके, बीटा को यूज़ करके हम किस तरह से एक इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जिसमें हम इंडेक्स फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो पोजीशंस हैं कैश मार्केट में, उनको हम हेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।